यस डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो आज का टॉपिक लेते हैं 12th क्लास के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हम वही मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कर सकते हैं जो अब से पहले हम बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से डिटरमाइन करते आए। इसीलिए इस एम्पियर सर्किटल लॉ को हम बायो-सेवर्ट लॉ का अल्टरनेटिव लॉ कह सकते हैं। भाई किसी के बदले कोई काम दूसरा आदमी कर दे तो उसे उसका अल्टरनेटिव तो बोलते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि कूलम्स लॉ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते थे वही इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ की हेल्प से फिर निकालने में कामयाब रहे। तो गॉस लॉ जो है वो कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव लॉ था। तो यहाँ ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, तो एक बार इसका स्टेटमेंट देखते हैं। ये है क्या स्टेटमेंट? ये है इसका कि अगर किसी कंडक्टर के चारों ओर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों ओर किसी डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट पड़ते हों सर्कुलर पाथ पे, उन सभी पॉइंट्स का मैग्नेटिक फील्ड टोटल कितना आएगा। अब से पहले जितने भी डेरिवेशन हुए थे बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से वो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते थे। स्ट्रेट वायर का देखा था तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड उससे r डिस्टेंस पे आता था, B इक्वल टू μ0 I/2πr। एक पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड था। यहाँ पे कोई पॉइंट था तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता था B इक्वल टू μ0 I/2r। सिंगल लूप है तो ये, और n टर्न होते तो n से मल्टीप्लाई कर लेते। इसकी एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड आता था, अगर इसकी रेडियस a और इसकी सेंटर से डिस्टेंस x थी तो एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आता था वो था हमारा μ0 I इंटू a² इंटू a² प्लस x² की पावर 3/2। ये सब एक सिंगल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होते थे। ये करंट कैरिंग लूप का था, ये करंट कैरिंग वायर का था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कुछ और ही थी, बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम थी कि भाई करंट कैरिंग वायर से एक पॉइंट पे नहीं, उस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट पड़ते हों चारों ओर सबके मैग्नेटिक फील्ड का टोटल निकालिए। तो अब जो है प्रॉब्लम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन साइंटिस्ट लोगों के सामने ऐसी ही प्रॉब्लम हल्की हो जाती हैं और इन्होंने चुटकियों में इसका आंसर निकाल दिया कि भाई सभी पॉइंट्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जोड़ा जाए तो वो आ जाएगा जो करंट है उसका, जो भी उस मीडियम की परमिएबिलिटी हो। फिलहाल हम वैक्यूम ले रहे हैं तो वैक्यूम की परमिएबिलिटी को उस करंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी पॉइंट्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। चकित करने वाली बात थी, बड़ी सरप्राइज रिजल्ट था। कमाल की बात थी कि भाई 2 पॉइंट होते तो इसका हम डबल कर देते, 3 पॉइंट होते तो ट्रिपल कर देते। यहाँ तो पॉइंट की संख्या ही काउंट करना मुश्किल हो जाएगा और उनका मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो और भी दूर की बात थी। लेकिन साइंटिस्ट लोगों के लिए बड़ी आसान बात हो जाती है और इतना ईजी आंसर निकाल के दिया कि भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलर पाथ के चारों ओर सभी पॉइंट्स पे टोटल ये आ जाएगा। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही अच्छा ये सर्किटल लॉ है। अब इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार कि इस बात को उन्होंने वर्ड्स में कैसे लिखा। एक बार डायग्राम को मैं साइड में लगा देता हूँ और फिर इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि ये कोई करंट कैरिंग वायर है, इसके चारों ओर ये एक क्लोज्ड पाथ हम ले लेते हैं। इस क्लोज्ड पाथ की हर एक पॉइंट की डिस्टेंस r है, मान लीजिए r रेडियस का एक सर्कुलर पाथ मान लेते हैं इसको। इस करंट कैरिंग वायर में करंट है I। पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अच्छा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around a closed path is permeability times the net current
थ्रेडिंग दैट लूप, थ्रेडिंग दैट क्लोज्ड पाथ कर लीजिए, एक ही बात है, थ्रेडिंग दैट क्लोज्ड पाथ। अब ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या चीज़ है, ये देखते हैं। इस करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस पे यहाँ कोई पॉइंट अगर हम लेते हैं P, और इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हुआ B, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है। तो इस लाइन इंटीग्रल के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, पहले उस पर विचार करते हैं उसकी डायरेक्शन किधर को होगी। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि अंगूठा अगर हम करंट की डायरेक्शन में करते हैं और उंगलियों को उस पॉइंट की तरफ फैलाते हैं, तो हमारे हथेली का परपेंडिकुलर वहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हुई टेंजेंट, ये तो हुआ हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करते हैं कि एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे मान लेते हैं, ये सब एम्पियर के स्टेटमेंट में है सारी चीज़ें, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं पॉइंट P पे, जिसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l, और इस स्मॉल l लेंथ लेते हैं dl, और ये dl को एक वेक्टर के रूप में हम मानते हैं अलोंग द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा एलिमेंट अलोंग द सर्कमफेरेंस अगर मैं मानता हूँ तो वो भी अलोंग टेंजेंट ही होगा, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और ये dl वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो जो अगर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B हो सकता है, तो इस एलिमेंट में जितने भी पॉइंट होंगे, इस पॉइंट को हम मान सकते हैं यूनिट लेंथ। तो जब यूनिट लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड B हो सकता है, तो dl लेंथ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर देंगे। अब दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट होगी या क्रॉस प्रोडक्ट होगी। क्रॉस प्रोडक्ट तो जब एक ही डायरेक्शन में होते हैं दो वेक्टर, तो वो तो 0 आती है, सेम डायरेक्शन में अगर दो वेक्टर हों। तो इसलिए यहाँ पे फिर तो इस पूरे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो जाएगा, तो 0 वहाँ पे है नहीं, इसलिए डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे। तो यहाँ पे जो इसने कहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली अगर लिखा जाए तो ये है इसका मतलब कि एक छोटे से एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का अगर पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेशन किया जाए, क्लोज पाथ के लिए, तो उसकी वैल्यू आती है जो करंट थी कंडक्टर में उसका परमिएबिलिटी टाइम्स μ0। इसलिए लिया है कि हमने यहाँ पे मीडियम वैक्यूम लिया है। अगर वैक्यूम ना होता तो फिर हम यहाँ μI लगाते, जो भी मीडियम होता उसकी परमिएबिलिटी रख लेते, लेकिन फिलहाल हमारा मीडियम यहाँ पे वैक्यूम है। तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट कि पूरे क्लोज पाथ के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सभी एलिमेंट्स का टोटल करके केवल करंट का μ0 टाइम्स। जो प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी वो इतनी ईजीली सॉल्व हो गई, और ये सब एम्पियर के कारण हुई। अब इसका करते हैं कि ये आया कैसे, इसको करते हैं प्रूव। अच्छा, यहाँ पे एक बात और देखेंगे, नेट करंट की बात हुई है। नेट करंट का मतलब एक सिंगल करंट आई ही नहीं है, और भी कोई करंट होती, इसमें जितनी भी करंट होती उन सब का रिजल्टेंट हम लेते, जितनी भी करंट होंगी उन सब का टोटल ये नेट करंट है। हो सकता है कुछ करंट अपोजिट डायरेक्शन में भी होती, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में होती उनके मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में होते, इसलिए उनको हम निगेटिव लेते। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन की करंट को हम पॉजिटिव लेंगे, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होंगी उनको हम निगेटिव लेंगे। एक डायरेक्शन को हम अपने हिसाब से पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक उसकी दूसरी डायरेक्शन माइनस ले लेंगे। तो अगर यहाँ मैं दो करंट्स का एग्जाम्पल लूँ, एक करंट को ऊपर वाली को मैं I1 मान लूँ और दूसरी करंट को अपोजिट डायरेक्शन में I2 मान लेता हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा B.dl का इंटीग्रेशन μ0, I1 को प्लस ले लीजिए, I2 को माइनस ले लीजिए। यानी नेट करंट इस तरह से, ये नेट करंट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये है। तो जितनी भी करंट एक डायरेक्शन में होंगी उनको प्लस, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उनको माइनस। तो फिलहाल नेट करंट I लेते हुए और ये प्रूफ करते हैं। चलिए, तो लेट I इज द करंट इन द गिवन कंडक्टर, around it
there is a closed circular path of radius r. If B is the magnetic field at point P and dl a small element at this point, then magnetic field at this element must be B डॉट डी एल. इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है B डॉट डी एल एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड around this closed path तो एक एलिमेंट का पता है तो पूरे क्लोज्ड पाथ के लिए उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं. तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए था B डॉट डी एल और जितने भी एलिमेंट बनते हैं उन सबको जोड़ने का मतलब है इंटीग्रेट करना. क्योंकि B और डी एल दोनों एक ही डायरेक्शन में है अलोंग द टेंजेंट, तो उनके बीच का एंगल होना चाहिए 0. तो ये हमारा हो जाएगा B डी एल कोस 0. यहाँ पे उसको लिख सकते हैं बिकॉज B and DL are along the tangent. तो लेफ्ट हैंड साइड यही चलती रहेगी, राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा B DL cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है. अब B है कांस्टेंट हर एक पॉइंट पे, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे मैं निकालूं वही डिस्टेंस है, वही करंट है. तो जो B की वैल्यू होती है स्ट्रेट वायर के अकॉर्डिंग वो होती है μ0 I अपॉन 2 पाई r. तो किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड आता है ये, तो इसमें μ0 अपॉन 2 पाई तो पहले से ही कांस्टेंट है और करंट और रेडियस ये भी सेम है दिए गए वायर के लिए, दिए गए सर्किल के लिए. तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा B ही रहेगा. तो यानी ये कांस्टेंट क्वांटिटी हुई, इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा B और इंटीग्रेशन के अंदर केवल dl. तो dl का इंटीग्रेशन आप जानते हैं हो जाएगा L. तो ये लेफ्ट साइड हमारी ये चली रही है B डॉट डी एल इंटीग्रेशन B डॉट डी एल. अब ये L की वैल्यू है DL जैसे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की DL जोड़ते चले जाएंगे पूरे सर्कुलर पाथ पे, यानी टोटल सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस. और रेडियस अगर r है तो सरकमफेरेंस हुई 2 पाई r, यानी यहाँ L की वैल्यू है हमारी 2 पाई r. तो मैं इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा ये. तो लेफ़्ट साइड ऐसे ही लिखी B डॉट डी एल और राइट साइड में B को ऐसे ही रखा और L की वैल्यू लिख दी हमने 2 पाई r. यहाँ पे इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो लिख सकते हैं हियर L इक्वल टू 2 पाई r. तो लेफ़्ट साइड को ऐसे ही लिखते जाइए B डॉट डी एल. राइट साइड में B की वैल्यू जो हम पहले से जानते हैं स्ट्रेट वायर से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड वो हम जानते हैं, उसको हम ऐसे ही यूज करेंगे. तो B की वैल्यू लिख दी हमने μ0 I अपॉन 2 पाई r, क्योंकि ये हम बायो-सेवर्ट लॉ से पहले से ही जानते हैं. 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हुआ. तो यहाँ पे भी इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज B इक्वल टू μ0 I अपॉन 2 पाई r. कहाँ से? फ्रॉम बायो-सेवर्ट लॉ. लिखने में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हुआ और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि B डॉट डी एल इक्वल टू μ0 I. यही स्टेटमेंट था एम्पियर का. तो यही स्टेटमेंट इस तरह से प्रूव हो जाता है.
सर्कुलर पाथ के लिए, कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है, सर्कुलर पाथ तो बहुत इजी लेते हुए पहले इसको प्रूव किया गया। अगर इसी को ऑर्बिट्रेरी शेप में पाथ लेके प्रूव करें तो उससे भी आराम से हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम में स्पेशली पूछ लिया जाता है कि आर्बिट्रेरी शेप का क्लोज पाथ लेते हुए एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कीजिए। तो अब आर्बिट्रेरी शेप में लेके भी प्रूव कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब की बार लेते हैं आर्बिट्रेरी पाथ लेके, यानी शेप सर्कुलर पाथ ही होना ज़रूरी नहीं है, और शेप में लेके भी बस पाथ क्लोज्ड होना चाहिए। तो यही प्रूव करते हैं फॉर आर्बिट्रेरी पाथ। मान लीजिए अब की बार हमारा पाथ इस तरह की जिगजैग शेप में है और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। इस ऑर्बिट्रेरी पाथ के भी हर एक पॉइंट के मैग्नेटिक फील्ड को अगर जोड़ेंगे हम तो सभी पॉइंट्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड जुड़ के वही μ0 टाइम्स ऑफ करंट आई आना चाहिए। μ0 इसलिए कि मैं मीडियम वैक्यूम ले रहा हूँ। तो अब इसमें हर एक पॉइंट की डिस्टेंस r तो है नहीं, वहाँ तो सिंपली हर एक पॉइंट की डिस्टेंस r थी, b कांस्टेंट हो गया था, इंटीग्रल के बाहर ले लिया था, सिंपल सा हो गया था। यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसमें ऐसा करते हैं कि कुछ डिफरेंट पॉइंट्स मान लेते हैं कि एक P1 पॉइंट यहाँ रहा होगा, P2 पॉइंट यहाँ मान लीजिए यहाँ पे रहा होगा, P3 पॉइंट मान लीजिए कोई इधर रहा होगा, रैंडमली कहीं भी मान लेते हैं। बाकी तरीका वही रहेगा कि छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। यहाँ पे ये DL1 लेंथ का एलिमेंट है, जिसको अगर वेक्टर फॉर्म में लें तो उसको अलोंग द टेंजेंट इस तरह से ले लें। और स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस मान लेते हैं इसकी R1। तो स्ट्रेट वायर का यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा उसको मान लेते हैं B1, और वो भी राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अलोंग टेंजेंट ही होगा, यानी बीच का एंगल इनकी डायरेक्शन के बीच एंगल जो है वो 0 ही रहा होगा। सेम केस यहाँ पे लेते हैं। दूसरे पॉइंट P2 पे भी छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं DL2 लेंथ का, और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R2, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B2। क्योंकि डिस्टेंस चेंज हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड सेम तो रहेगा नहीं। उसी तरह से यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड और ये एलिमेंट दोनों अलोंग द टेंजेंट मानते हुए इनके बीच का एंगल भी 0। तीसरे एलिमेंट पे सेम केस, इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R3, ये एलिमेंट मान लेते हैं DL3, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B3, और दोनों अलोंग द टेंजेंट इस तरह से आ जाएंगे, दोनों के बीच का एंगल वही 0। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर हम एलिमेंट के दोनों एंड्स को वायर पे मिलाएं तो ये दोनों एंड्स वायर पे जो एंगल सबटेंड करते होंगे उसकी वैल्यू को हम बहुत छोटी वैल्यू, क्योंकि एलिमेंट भी बहुत छोटा है, DL लेंथ का है, तो एंगल को भी छोटी छोटी वैल्यू नाम देंगे कि DL3 का एंगल मान लीजिए d θ3 था। उसी तरह से पहले वाले एलिमेंट DL1 का जो एंगल सबटेंड हो रहा था वो मान लीजिए dθ1 था, और दूसरे वाले एलिमेंट का जो एंगल था वो मान लेते हैं dθ2 था। हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ एंगल तो सबटेंड करेगा ही। तो इस तरह से dθ1, dθ2 और dθ3 ये इनके इंडिविजुअल एंगल्स मान लिए कि जो वायर पे सबटेंड करते होंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसका भी ऐसे ही प्रूव हो जाएगा। तो मान लेते हैं लेट P1, P2 and P3 are the points on the closed path around the current carrying wire. If DL1, DL2 and DL3 are the elements, small elements at distances
R1, R2 and R3 from the wire B1, B2 and B3 are the magnetic fields at these points, and d theta 1, d theta 2 and d theta 3 are the angles subtended by these elements at the wire रेस्पेक्टिवली। ऐसा करने से ये आपको एग्ज़ाम में इतना लिखना चाहिए, तो यहाँ पे आपको अलग से नोट्स बनाने की या डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आप अपना पॉज करके अपनी वीडियो को यहाँ से नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। ये बातें लिखनी ही चाहिए। जो भी हमने पॉइंट्स माने हैं उनका रेफरेंस हमें देना चाहिए, वो कौन है, कहाँ है, क्या उनकी डिस्टेंस है, क्या उनके एलिमेंट है, कितना वो एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ये सब बातें हमारी जिम्मेदारी बनती है बताने की। तो अगर मैं इन 3 पॉइंट्स का टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँ और ऐसे ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड मान के सबका अगर टोटल करूँ, तो टोटल करने का मतलब है कि मुझे इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हो गए इनकी काउंटिंग करना मुश्किल है। वेरी स्मॉल एलिमेंट्स हैं ये, इनकी काउंटिंग करना मुश्किल है, संख्या में कितने होंगे। तो देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड around the closed path must be हर एक एलिमेंट के B डॉट DL का इंटीग्रेट करता हूँ क्लोज्ड पाथ के लिए। क्लोज्ड पाथ है तभी मैं यहाँ पे लिमिट की बजाय यहाँ पे बीच में सर्किल डाल रहा हूँ। अगर लिमिट दी हो तो फिर तो इनिशियल और फाइनल लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन क्लोज्ड पाथ में हमें ना स्टार्टिंग पॉइंट का पता है ना एंडिंग पॉइंट का पता है, इसलिए बीच में सर्किल डाल देते हैं। तो पूरे क्लोज पाथ का मतलब होगा हम हर एक एलिमेंट के B डॉट DL की वैल्यू ऐड करते चले जाएं। तो पहले एलिमेंट के लिए B1 डॉट DL1, सेकेंड एलिमेंट के लिए B2 डॉट DL2, थर्ड के लिए B3 डॉट DL3, और बाकी जितने भी एलिमेंट होंगे उनको ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हर एक मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट वेक्टर दोनों के बीच का एंगल तो 0 है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट खोल देते हैं एक बार। तो ये हो जाना चाहिए हमारा B1 DL1 कोस 0, B2 DL2 कोस 0, B3 DL3 कोस 0। इस तरह से कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ ऊपर। तो ये लेफ़्ट साइड तो अपनी यही चल रही है B डॉट DL, तो कोस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया B1 DL1, B2 DL2, B3 DL3, और इस तरह से। स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हमें पहले से ही पता है। B1 मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट I और डिस्टेंस की जगह R1 अगर लिखेंगे तो फॉर्मूला तो हमें पता है, μ0I/2πr होता है। तो μ0/2π तो सेम रहेगा ही रहेगा। करंट I की जगह रखा जाएगा, लेकिन R की जगह उसकी जो डिस्टेंस है जहाँ B1 मैग्नेटिक फील्ड था वो थी R1, तो यहाँ B1 की जगह हम लिख सकते हैं μ0I/2πr1 और ये DL1। उसी तरह से B2 की जो वैल्यू होगी उसमें डिस्टेंस की वैल्यू रखेंगे हम R2, तो ये हो जाएगा हमारा μ0I/2πr2 और ये DL2। उसी तरह से μ0I/2πr3 DL3, और यहाँ पे हम μ0I/2π हर जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो B डॉट DL लेफ्ट साइड में ऐसे ही रखा और राइट साइड में μ0I/2π कॉमन लिया। क्या क्या बचा, DL1/R1 यहाँ पे बचा,
सेकंड टर्म में dl2/r2, थर्ड में dl3/r3, और हर एक एलिमेंट के लिए ये रेशो कुछ वैल्यू दे रहा है हमको। देखिए पहले एलिमेंट में dl1/r1 करता हूँ तो ये ऐसे हो गया जैसे आर्क अपॉन रेडियस हम कर रहे हो। जब बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है तो हम उसको एक सर्कुलर पाथ का एक छोटा सा पार्ट मान सकते हैं, और सर्कुलर पाथ के लिए हम एंगल की वैल्यू निकालते हैं आर्क अपॉन रेडियस से। तो यहाँ अगर मैं dl1/r1 करता हूँ तो ये मेरी वैल्यू आ जाती है इसके एंगल की, जो इसने सबटेंड किया था वायर पे, dθ1। उसी तरह से dl2/r2 को लिख सकता हूँ dθ2, और dl3/r3 को लिखा जा सकता है dθ3। तो बहुत ही आसान हो गया अब तो b डॉट dl μ0I/2 पाई, dl1/r1 को लिख सकते हैं dθ1, dl2/r2 को dθ2, और dl3/r3 को dθ3, और बाकी जो बचे हैं वो डॉट डॉट में अगर हम इन्वॉल्व कर लें, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के एलिमेंट की लेंथ और उसकी वायर से डिस्टेंस का रेशो यहाँ आ जाएगा, और वो रेशो सबके एंगल होंगे, और जब सभी एंगल को हम जोड़ देंगे तो टोटल एंगल होता है 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। तो इन सब का टोटल 2 पाई लिखा जा सकता है। तो यहाँ से मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हो गया हमारा b डॉट dl इक्वल टू μ0I/2 पाई, पहले से ही बाहर विराजमान है, और अंदर टोटल एंगल हो गया है 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गए, और दर्शन हो गए हैं हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ के b डॉट dl इक्वल टू μ0I। यानी किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए ये हम प्रूव कर सकते हैं, बस पाथ क्लोज्ड होना चाहिए और करंट कैरिंग कंडक्टर उसके अंदर से पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंडक्टर बाहर और क्लोज पाथ हम कहीं और बना दें तो फिर कोई गारंटी नहीं है। तो ये था कि एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट कि क्लोज पाथ के लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है उस क्लोज पाथ के द्वारा जो करंट है उसके अंदर को पास होने वाली उसका μ0 टाइम्स, या कह दीजिए कि परमिएबिलिटी टाइम्स। वैक्यूम है तो μ0 टाइम्स, वैक्यूम नहीं है तो जो भी परमिएबिलिटी उस मीडियम की होगी उसके टाइम्स। तो चलिए ये आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं इस एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस, यानी इसको अप्लाई करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो पहले स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। वैसे तो स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम बायो-सेवर्ट लॉ से निकाल ही चुके हैं, जिसे हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया, आता था ये μ0I/2। एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से निकाल के देखते हैं यही आंसर आता है क्या। आना ही चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड तो उतना ही रहेगा, उसको किसी भी मेथड से हम निकालें। तो देखते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ से ये कितना ईजी हो जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेट वायर। आंसर हमें पहले से ही पता है, लेकिन उसको एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से हमें निकालना है। डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट वायर था, इससे r डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट, उससे r डिस्टेंस पे हमें कोई पॉइंट P लेके उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन r डिस्टेंस पे एक ही पॉइंट तो है नहीं, बहुत सारे पॉइंट होंगे चारों तरफ। तो सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम एक एम्पीरियन लूप खींच लेते हैं, क्योंकि हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से ये निकालने जा रहे हैं। तो हम एक ऐसा सर्कुलर पाथ लेंगे जो इस करंट को अपने अंदर ले ले, यानी क्लोज्ड पाथ इस करंट को अपने अंदर से पास कराए, ताकि हम उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकें। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे इसके बारे में।
let I is the current in the given wire, to find its magnetic field at distance r at point P, we draw an Amperian loop जो हमने r रेडियस का ये पाथ क्लोज पाथ खींचा है, इसको हम बोलते हैं फिर एम्पीरियन लूप, क्योंकि हम इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने जा रहे हैं तो इसका नाम ही रखा गया एम्पीरियन लूप। If B is the magnetic field at P and dl a small element at P, इस P पे उसी तरह से एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं जिसका एलिमेंट ये dl वेक्टर, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड दोनों अलोंग द टेंजेंट हो इस क्लोज्ड पाथ के। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो राइट हैंड रूल से मैं बता चुका हूँ कि टेंजेंट ही होगी, और अलोंग द टेंजेंट ही हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 आ ही जाएगा। तो ये सब मानते हुए तो देयरफॉर फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि किसी क्लोज्ड पाथ के अलोंग टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है इस करंट का μ0 टाइम्स, वैक्यूम है तो वही अप्लाई करते हैं, यानी इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस क्लोज्ड पाथ, ऐसे लिखेंगे। और ये आता है हमारा जितनी भी करंट इस क्लोज्ड पाथ से पास हो रही है उसका μ0 टाइम्स, यानी परमिएबिलिटी टाइम्स। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है B की, तो राइट साइड को ऐसे ही रखते हैं अभी और लेफ़्ट साइड को सॉल्व करते हैं क्योंकि B की वैल्यू निकालनी है। अब डायग्राम में हमें दिख रहा है B और DL एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी डॉट प्रोडक्ट इस तरह से खोल देते हैं, B DL cos 0 μ0 I, क्योंकि B हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है, सेम करंट है, सेम डिस्टेंस है हर एक पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही आने वाला है, इसलिए B को बाहर ले लिया इंटीग्रल से और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और बचा केवल DL बेचारा, तो यहाँ पे बचा μ0 I। अब DL का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा L, और L से मतलब है कि जितने भी DL लेंथ के एलिमेंट थे उन सब की लेंथ को हमने जोड़ दिया, और DL सभी एलिमेंट अगर हम जोड़ते हैं DL लेंथ वालों को तो इसका मतलब होता है हमने पूरी सरकमफेरेंस की वैल्यू निकाल दी। तो L की वैल्यू यहाँ क्या आ जानी चाहिए, सरकमफेरेंस, तो L की वैल्यू आ गई हमारी 2πr, तो आराम से इसको रख देते हैं यहाँ, तो B इंटू 2πr इक्वल टू μ0 I, और भाई B की वैल्यू आसानी से आ गई μ0 I अपॉन 2πr। तो कितना इजीली एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करके हम उस स्ट्रेट वायर के मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने में कामयाब रहे, जो इससे पहले बायो सेवर्ट लॉ की हेल्प से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया था। याद होगा, आप बोले तो होंगे नहीं, छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे लिया गया था, यहाँ पे उसका मैग्नेटिक फील्ड लिया था, ये लेंथ L मानी गई थी, ये एंगल थीटा और ये फाई माना गया था, और ऊपर नीचे के दोनों एंगल ये -φ1 से लेके ये +φ2 तक इंटीग्रेट किया था। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ था, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से कितना इजीली हो गया। एग्ज़ाम में अगर किसी लॉ का नाम नहीं लेता है, केवल ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर का निकालिए, तो फिर आप एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके और सस्ते में निकाल सकते हैं। और अगर स्पेशली कहा जाता है कि बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके निकालिए, तो फिर तो आपको वही कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर नाम नहीं लेता है किसी लॉ का, तो फिर आप आराम से निकाल के अपने नंबर कमा सकते हैं। तो चलिए, मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।